ने यहाँ पर स्थापित किया। अब मैं भोपाल से पधारे हुए श्री उदयन वाजपेयी सर को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आएं और अपना वक्तव्य दें। नमस्कार, मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ कि आप यहाँ मुझे से किचन को सुनने आए हैं। और आप तो सारे विद्वान लोग हैं, लेखकों को विद्वान नहीं माना जाता है। मैं थोड़ा सा शिक्षा के बारे में बोलूँगा, जो धर्मपाल जी ने इसके बारे में कुछ करने की कोशिश की, जो उन्होंने आंकड़े आदि प्रस्तुत किए, वो एक दूसरी बात है जो आपको अब काफ़ी इन्होंने, शालिनी जी ने या द्विवेदी जी ने बताया ही है। वो कुछ करने की भी कोशिश कर रहे थे और वो क्यों नहीं हुआ, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि धर्मपाल जी की दृष्टि में शिक्षा और धर्मपाल जी की शिक्षा, ऐसी कोई दो चीजों पे मैं कहने की कोशिश करूंगा। कुछ कई वर्ष पहले धर्मपाल जी के मन में एक बार ये बात आई कि एक विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, तो भारतीय ढंग की जिसमें विषयों को पढ़ाया जाए। कुछ विषयों का जिक्र अभी द्विवेदी जी ने किया। तो धर्मपाल जी ने मुझे फोन पर कहा कि ये ऐसा कुछ करना है, और ऐसा कह के वो सेवाग्राम से पवन के घर मसूरी चले गए। और फिर उन्होंने कहा कि ये आप ललित विस्तर वगैरह देखिए, उसमें बहुत सारी शिक्षाओं का जिक्र है, तो उसको सबको लिस्ट विस्ट करिए और उस पे आधार पर हमको एक यूनिवर्सिटी बनाना है भारत में। और आप देखिए कि आशावाद की क्या इद्दहा है। मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं करता ऐसी उम्मीद, लेकिन धर्मपाल जी ने की कि एक विश्वविद्यालय बनाना चाहिए। उसके बाद उनसे बातचीत करके उसकी एक प्रारूप सा हमने लिखा उनके साथ बैठ के, और फिर पूरा 10-15 पेज का वो डॉक्यूमेंट था। और ये 2005 जी 2005 या 4 होगा, 2004 या 5 की बात है मेरे ख्याल से। पवन की शायद याद हो, 3 हो शायद। तो उसके बाद हमने वो कई जगह भेजा, कई दलों की, सरकारों की तरफ भेजा सारा, और कुछ लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिला भी, कुछ जो बड़े बड़े धर्म संस्थान हैं उनमें भी भेजा। उन्होंने हमें जवाब देने की भी सहमत नहीं उठाई। मतलब ये कि भाई वो कहते कि आपका ये प्रस्ताव बड़ा अव्यवहारिक है, ये तो हो ही नहीं सकता, आप ये क्या बात कर रहे हैं, ये तक कहने की उन्होंने सहमत उठाई नहीं। और धर्मपाल जी को इससे बड़ी गहरी निराशा हुई, क्योंकि उनको लगता था कि कुछ हो सकता है। और वो शायद उसके बाद किसी पत्रिका में छपा, कुछ 4-10-12 पन्ने, 5 पन्ने जितने भी थे, और फिर वो एक अकादमिक किस्म का आनंद बन के कि हम लोग अच्छा ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे विश्वविद्यालय हो सकते थे, बात खत्म हो गई। मैंने ये सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। इतना सुंदर प्रस्ताव धर्मपाल जी ने रखा, इतना सुंदर उन्होंने प्रस्ताव एक विश्वविद्यालय की का रखा। हम अपने ढंग का एक विश्वविद्यालय नहीं बना सकते इस पूरे देश में। हम इतना धन भी नहीं जुटा सकते कि एक अपनी तरह का विश्वविद्यालय बना लें। हमारे जो आधुनिक सेठ हैं वो किसी काम के नहीं। वो एक विश्वविद्यालय अपने ढंग का बन जाए, न रहे उसमें बहुत छात्र, कम रहे, लेकिन एक नहीं बना सकते। तब मुझे ख्याल आया कि ये शायद हमारी आधुनिक पॉलिटी, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, इसके चलते है। जब तक ये राजनीतिक व्यवस्था इस रूप में है, जिस रूप में आज है, पिछले अनेक वर्षों, दशकों आदि से है, तब तक ये अपने ढंग का विश्वविद्यालय फिर भले ही एक हाशिए पर ही रहता, भले ही वो एक टिमटिमाता दिया रहता इस आधुनिक शिक्षा के क्या कहते हैं सहस्त्र सूर्यों के बीच तथाकथित,
लेकिन रह सकता, तब मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हम शिक्षा के विषय में अपनी प्राचीन शिक्षा परंपरा, पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था के साथ को जानने के साथ साथ ये कोशिश करें समझने की कि हमारी पॉलिटी, उसमें क्या संभावना है, या हमारा कुछ ऐसा अतीत रहा है जिससे हम कोई नई राजनीतिक व्यवस्था बना सके या कम से कम सोच सकें उसके बारे में। बनते बनते इन चीजों को बहुत दिन लगते हैं। विचार जब आप करते हैं, अभी नंदा जी कह रही थी कि एक्टिविस्ट मतलब हमें प्रयोजन से करना चाहिए, विचार अपने में प्रयोजन होता है। अगर आप कोई चीज सोच रहे हैं, लोगों तक वो पहुंच रही है, तो वो धीरे 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 हो जाती है। अगर आप विचार करते हैं तो उसका प्रयोजन विचार मात्र में ही है, उसको अलग से ना भी करें तो भी उसका प्रयोजन है उसके भीतर। बहरहाल दूसरी बात, मैं उस पे आऊंगा, उस पॉलिटी पे। धर्मपाल जी को मैं अभी मुखोपाध्याय जी से मेरी बात थी कि मुखोपाध्याय कोई भारी दार्शनिक है, वो कल बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि भारतीय परंपरा में श्रेष्ठ विद्वान की पहचान ये होती है कि वो अपने को इफेस कर लेता है। उसका वो अपना चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि वो दीवार में एक छेद की तरह होता है, जिस रास्ते आप कोई यथार्थ देखते हैं या कोई दृष्टि से आपका सामना होता है। धर्मपाल जी उस किस्म के विचारकों में हैं, जो अपने को असर्ट करने की जगह, अपने को प्रस्तावित करने की जगह, अपने में से भारत के अतीत को या भारत की जो व्यवस्थाएं हैं उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। और धर्मपाल जी अपने जीवन के लगभग अंतिम वर्षों में कभी भोपाल आए, और मेरा बड़ा सौभाग्य रहता था कि वो आते थे तो उनसे मेरी भेंट होती थी, बल्कि उनके साथ बैठ के बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत होती थी। और उन्होंने वहाँ जो मुख्यमंत्री उस वक्त थी, मुझे आग्रह करने की वो इच्छा रखते थे कि हमें एक दो ब्लॉक्स में से, एक दो गांव में ब्लॉक में से सरकार विड्रॉ कर लेती है और फिर देखना चाहिए कि वो जगह अपने को कैसे संचालित करती हैं। एक दो जो जगह हैं, यानी जो गांव हैं या गांव के समूह हैं, अगर हम उसमें से सरकार को विड्रॉ कर लें, मतलब हम अपना पुलिस थाना वहां ना बनाएं, वहाँ नायब तहसीलदार साहब ना हो, वहाँ वगैरह वगैरह जितने सरकारी अधिकारी हैं, अगर उसको हम हटा लें वहाँ से, तो ये एक अच्छा प्रयोग हो सकता है कि देखा जाए कि गांव के लोग, उस जगह के लोग अपने को संचालित कैसे, अपने आप कैसे करते हैं, क्या कोई व्यवस्था बना सकते हैं। इसके पीछे ये दृष्टि थी कि वो कर सके, क्योंकि उनकी रीति रिवाजों में, उनकी अपनी स्मृतियों में वो बात जरूर होगी जो 200-250 साल पहले भारत में रही है, जहां समाज अपना अनुशासन मोरलेस खुद करता था। लेकिन खैर वो तो नहीं होना था, तो नहीं हुआ, क्योंकि हम अपने महान विचारकों को ऋषि तुल्य और ये सारे बड़े बड़े शब्दों से अभिहित करते रहते हैं, लेकिन उनका कहा हुआ कुछ करते वर्ती नहीं है। हमको इसी में खुशी रहती है कि हमने उनको ऋषि कह दिया। अपनी अकर्मण्यता को हम अपने बड़े बड़े शब्दों से ढकने के में सिद्धहस्त लोग हैं। उनको बहुत गहरी निराशा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से इसलिए भी थी कि उन्होंने इतनी सारी सामग्री, इतनी सारी दृष्टियां इकट्ठी करके अपने तमाम जीवन में इकट्ठी की, और लोगों ने उनको ले लेके फिर और किताबें लिखी, फिर उस पर और किताबें लिखी, लेकिन कुछ आगे हुआ नहीं। या तो शोध बहुत नहीं हुआ, थोड़ा प्लॉट ने किया कि वो चावल की किस्मों वगैरह में चले गए, लेकिन बहुत उसके आगे कुछ हुआ हो ऐसा दिखता नहीं है। और इस तरह हम लोगों ने पूरी तरह तो नहीं, आंशिक रूप से धर्मपाल नाम के जो एक बहुत बड़ा अवसर हमको इस सभ्यता का कि वो फिर से जीवित करने, मतलब और अधिक वाइटल करने का, ऊर्जस्वित करने का जो अवसर मिला था, उसको लगभग खो दिया है। थोड़ा सा बाकी है, जैसे हमने गांधी को लगभग खो दिया। और एक बार बहुत वर्षों पहले
एक पेरिस में एक रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए थे, तो एक मिशेल दुकी करके एक दार्शनिक है, कल एक वक्ता यहाँ पोस्टमॉडर्निज्म वगैरह का बात कर रहे थे, ये मिशेल दुकी उसके बड़े भारी विचारक हैं। तो वो मुझसे कह रहे थे कि भाई हम लोगों को तो गांधी जैसा अवसर मिला नहीं, आपको तो मिला था, आपने क्या कर लिया उसका? आप हमको क्या यूरोप को गालियां देते रहते हैं? आपको गांधी मिला था, आपने आपके समाज ने उसका क्या किया? मैं ये अपने से प्रश्न पूछ सकता हूँ, हम सबको अपने से शायद पूछना चाहिए कि हमने धर्मपाल का क्या किया? धर्मपाल जैसा एक बड़ा अवसर हमको मिला था, उसका बहुत कुछ तो हुआ नहीं। भारत की इस राजनीतिक व्यवस्था पर धर्मपाल ने अपनी तरफ से कुछ कहने की जगह, जैसा कि श्रेष्ठ विद्वानों का होता भी है, उन्होंने गांधी क्या सोचते थे इस विषय में उसको इंगित किया, उसको एक तरह से उन्होंने संकेत उसके किए हैं। और आप हमेशा ख्याल रखिए, धर्मपाल जी अपनी तरफ से कुछ प्रस्तावित बहुत जोर से नहीं करते थे, ये फिर उनकी एक विद्वत्ता की विनय जो होती है उसमें बहुत गहरी थी। और मैं दुर्भाग्य से कल पवन जी को सुन नहीं पाया, तो उन्होंने ये बात जैसा कि वो कह रही थी कि कहा कि भाई राइट और लेफ्ट, ये सचमुच बड़ी समस्या है आजकल, कि आप राइट साइड खड़े हुए हैं कि आप लेफ्ट साइड खड़े हुए हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं लेफ्टिस्टों के लिए राइटिस्ट हूँ, राइटिस्टों के लिए लेफ्टिस्ट हूँ, क्योंकि आप एक स्वतंत्र विचार कर ही नहीं सकते, आपको किसी राजनीतिक दल के संदर्भ में सोचना पड़ेगा। हमने पॉलिटी को राजनीतिक दलों में संकुचित कर दिया है। और अगर आप याद करें तो महात्मा गांधी राजनीतिक दलों के माध्यम से राजनीति चलाए जाने के पक्षधर नहीं थे। हमारे कई नेता इन दिनों ये कहते घूमते हैं कि साहब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को डिसमेंटल करने की बात कही थी। जी नहीं, उन्होंने राजनीतिक दल मात्र को डिसमेंटल करने की बात कही थी। उन्होंने सिर्फ कोई एक पार्टी की बात नहीं कि कोई छोटी छोटी दूसरी पार्टियां थी उनका क्या जिक्र करते। आप सारी नदियों को गंगा ही तो कहते हैं, बाण गंगा, वन की गंगा, नदी के लिए वो रूढ़ हो गया है शब्द, वैसे ही उस समय था रूढ़, शायद दूसरा होगा कुछ, मुझे बहुत उसके बारे में मालूम नहीं है। गांधी जी का विचार जो हमारी पॉलिटी, हमारी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था कैसे बने, और ये बहुत महत्वपूर्ण है सोचना, क्योंकि उसके बगैर हम शिक्षा में केवल कुछ अनुषंग कार्रवाई कर पाएंगे, मुख्य धारा में कभी कुछ नहीं होगा। हम कभी जो खास हस्तक्षेप होता है वो हम कभी नहीं कर सकेंगे अगर हम ये इस पॉलिटी पे, इस राजनीतिक व्यवस्था पर विचार नहीं करते। और वो एक दिन में नहीं बदलेगी, उसमें निहित स्वार्थ इतने ज्यादा शामिल रहते हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, कि उसको बहुत मुश्किल होता है बदलना। आपको याद होगा कि वियतनाम पर जब अमेरिका ने हमला किया था तो उसका सिर्फ एक उद्देश्य था कि वियतनाम के बाजार पर कब्जा करना, और उसके लिए तर्क जुटाए जाते। जब रूस ने बहुत सारे आसपास के देशों पर कब्जा कर रखा था तो उसका एकमात्र आधार ये था कि भाई उनका मार्केट बढ़े। और दुर्भाग्य से उन दिनों रूस के उस फैलाव को ग्लोबलाइजेशन नहीं कहा जाता। आज भी ग्लोबलाइजेशन है, रूस ने भी ग्लोबलाइजेशन ही किया था। बहरहाल, तो गांधी जी ने 1931 की वो प्रसिद्ध गोष्ठी जो सेमिनार को हुआ गोलमेज, उसमें अगर आप ऐसे गोलमेज सम्मेलन की तस्वीरें देखें तो उसमें गोलमेज थी नहीं, उसमें मेज थी, गोल नहीं थी। गांधी जी कह रहे हैं, वहां एक वक्तव्य दिया गांधी जी ने, धर्मपाल जी ने उसको उद्धृत किया था। उनका हमें याद रखना चाहिए हमारे यहाँ 7 लाख गांव हैं, इनमें से कुछ रजवाड़े भी शामिल, इनमें से कुछ रजवाड़ों के गांव भी शामिल है। मैं शायद कुछ गलती कर रहा हो सकता हूँ पूरे देश में, पर पूरे देश में 5 लाख या उससे अधिक, कुछ अधिक ही गांव हैं। इनमें से कई इकाई यानी कई गांव अपना प्रतिनिधि चुनेंगी, फिर ये प्रतिनिधि केंद्रीय या गणराज्यीय विधानमंडल का चुनाव करेंगे। ये तो वो प्रस्ताव रख रहे हैं गांधी जी। इसके बाद वो कह रहे हैं, मैंने आपका इस समूचे उपक्रम, मैंने आपके सामने इस समूचे उपक्रम की रूपरेखा भर दी है, इसे और पुष्ट किया जा सकता है, आप और सर्वे करा लीजिए और देख लीजिए। अगर आपको यह विचार योग्य लग रही हो तो इस पर और आप विचार कर लीजिए। अगर हम
वयस्क मताधिकार देने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे शक है उस स्थिति में हम उसी व्यवस्था शैली की ओर जाएंगे जिसके विषय में मैंने आपसे कहा, मतलब जो प्रस्तावित कर रहे हैं। मैं केवल अपने साक्ष्य के आधार पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं केवल अपने साक्ष्य के आधार पर यह कह सकता हूं कि वहां इसकी सक्रियता ने श्रेष्ठ परिणाम दिए हैं। ये गांधी जी के अपने सबसे बड़े प्रयोग की चर्चा कर रहे हैं अंग्रेजों के सामने, और इन प्रतिनिधियों के सहारे गरीब से गरीब ग्रामीण व्यक्ति से संपर्क स्थापित करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई है। ये गांधी जी का वक्तव्य है। धर्मपाल जी ने इसमें जोड़ा, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक वाक्य उन्होंने जोड़ा। जब गांधी जी ने यह कहा कि इसकी सक्रियता ने श्रेष्ठ परिणाम दिए हैं, गांधी जी के मन में अधिकांशतः, आप कह लें शायद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 का संविधान था और उस संविधान के प्रावधानों के अनुसार कांग्रेस की सक्रियता थी। कांग्रेस उस वक्त तक राजनीतिक दल नहीं था, वो कांग्रेस था, यानी सम्मेलन था, उसका टुगेदरनेस थी, ऐसा कह लीजिए। धर्मपाल की इस दृष्टि के आधार पर मेरा विचार ये है कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ा प्रयोग ना अहिंसा का व्यवहार था, केवल ना अहिंसा का व्यवहार था, ना सत्याग्रह, ना सहयोग आंदोलन, ये सारे थे, लेकिन ये सारे जो उपक्रम थे गांधी जी के, ये कहीं एक और ले जा रहे थे, और जिसकी ओर धर्मपाल ने इशारा किया है। गांधी जी का जो सबसे बड़ा प्रयोग था वो हमारी दृष्टि में वो कांग्रेस पार्टी के भीतर का जो एक स्थानीय लोकतंत्र उन्होंने स्थापित किया था, वो था, जिसके लिए, जिसकी अर्हताएं, जिस प्रयोग की अर्हताएं या उपकरण कह लीजिए, उसमें ये सब थे। लेकिन हमने बड़ी खूबसूरती से आधुनिक दिमाग, जो विज्ञान का दिमाग है, और देखिए मैं विज्ञान की उपलब्धियों को छोटा नहीं मानता, विज्ञान के प्रति हमें ऋणी होना चाहिए। हमारे मित्र नवज्योति सिंह कहते थे कि हम विज्ञान के प्रति ऋणी ना होकर कुछ बहुत गलत कर रहे हैं। हम विज्ञान के आखिर मैं बोल पा रहा हूँ आपसे, हम इकट्ठे हुए हैं, हवाई जहाज उड़ के आ गए हैं, ये बात मैं अलग से मानता हूँ कि मैं ना भी आया होता, आप ना भी सुन रहे होते, भारतीय समाज तब भी चलता रहता, वो ठीक है। लेकिन हमारे मन में ऋण, और हमें ऋण हम केवल तब उतार सकते हैं जब हम अपनी तरह का सोचें। ऋण उन्हीं टर्म्स में नहीं लौटाया जाता जिन टर्म्स में आपको मिला है, कम से कम बौद्धिक। तो खैर बहरहाल मैं उसको, विज्ञान को मानता हूँ, विज्ञान के योगदान को, उसकी सीमाओं को, दोनों का मेरे मन में वो है, एहसास है मुझे। तो गांधी जी के इस सबसे बड़े प्रयोग, यानी भारतीय ढंग की, और ख्याल रखिए कि ये भारतीय ढंग की जो राजनीतिक व्यवस्था है, ये भारत में अंशतः हर जगह रही तब तक। ये नहीं कि जैसे गांधी जी ने कोई नई बात नहीं कर रहे। गांधी जी उस अर्थ में अत्यंत मॉडर्न, आधुनिक व्यक्ति थे जिन्होंने एक नया प्रयोग, यानी आप जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कांग्रेस के भीतर एक प्रयोग करने की कोशिश की कि हम पहले इसको इस सम्मेलन के भीतर कर लें और फिर हम इसको समूचे भारत पर लागू करके देखेंगे। आप सब जानते हैं कि हमने बड़ी खूबसूरती से स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले के ही वर्षों में आते आते इस मुख्य प्रयोग को उसके कारकों में तोड़ दिया, उसके औजारों में तोड़ दिया और उस प्रयोग को भुला दिया। गांधी जी अन्य चीजों के अलावा 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे। एक बड़े आश्चर्यजनक बात है कि हमारे यहाँ एक विमर्श चला करता है कि भाई गांधी जी या भगत सिंह वगैरह, भगत सिंह कितने बड़े बलिदान थे, लेकिन भगत सिंह का राजनीतिक चिंतन उतना मूलभूत नहीं था जितना महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने न सिर्फ भारत, फिर भारत की वो स्थिति बनती जो भारत के संदर्भ में कांग्रेस की बनी है। मतलब ये पॉलिटी अगर भारत में लागू की जा सकी होती तो ये पूरी दुनिया के लिए एक किस्म का आदर्श बन सकती। और कम से कम धर्मपाल जी के मन में ये लगातार ये रहा
कि ये पॉलिटी, ये राजनीतिक व्यवस्था ही दुनिया के लिए, गांधी जी के मन में तो था ही, ये उम्मीद है दुनिया में, और मैंने आंशिक रूप से चलती है आज, उनको मानना पड़ा। जैसे जर्मनी में जो मोहल्लों की या छोटी छोटी जगहों की जो कमेटियां हैं, उनका बहुत गहरा हस्तक्षेप उनकी योजनाएं बनाने में होता है। आप कितनी भी बड़ी कंपनी बना के और फैक्ट्री बना के किसी एक जगह उसको स्थापित करने का प्रयास करें, और अगर वो मोहल्ले की जो कमेटी है या उस शहर की कमेटी है उसमें उसकी स्वीकृति नहीं होती तो वो वहां नहीं बनी। ये गांधी जी ने जो चीज वो भारत के लिए जिस राजनीतिक व्यवस्था की परिकल्पना या प्रस्ताव वो कर रहे थे एक प्रयोग के रूप में, उसका अब यूरोप के देशों में जगह जगह, स्वीडन में वो है कुछ जगह, हॉलैंड में कुछ जगह है, आप देखेंगे कि तमाम दुनिया में ये एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे स्तरों पर लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मॉडर्न नेशन स्टेट, आधुनिक राष्ट्र राज्य जो हम आज बना रहे हैं, नया भारत कह के बना रहे हैं, 19वीं शताब्दी का है, जबकि वो उस मॉडर्न नेशन स्टेट का कोई भविष्य दिखता नहीं। अगर मैं अपनी ओर से कहूं तो मैं कहूंगा इस मॉडर्न नेशन स्टेट का, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का, सेंट्रलाइज्ड थिंकिंग का कोई भविष्य दुनिया में नहीं। ये सिर्फ युद्ध पैदा कर सकता है, ये सिर्फ दो देशों को आपस में लड़ा सकता है, ये सिर्फ शोधों को नियंत्रित कर सकता है, इसके आगे इसका कोई काम ये नहीं। आज आपको शायद पता होगा कि स्वयं वैज्ञानिक शोध जिनके आधार पर आज बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं खड़ी हुई हैं, उन पर भी पूरी तरह नियंत्रण होता है। किस चीज पर आप अधिक शोध करेंगे, ये शोधकर्ता का तय करना उसमें बहुत है, उसको निर्धारित नहीं करता। ये मान लीजिए जेनेटिक रिसर्च जो हो रही थी, एक आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि 20वीं शताब्दी के शुरू में कुछ वैज्ञानिकों ने खोज निकाला कि भाई कैंसर जैसी बीमारी है, उसको कुछ फ्रीक्वेंसी से आप ठीक कर सकते हैं। तो वो एक फिजिशियन था, वो ठीक कर देता था, लेकिन उस रिसर्च को बिल्कुल आगे नहीं चलाया। वो 70 साल बाद जब रूस जो है एक राजसत्ता से आजाद होके माफिया में चला गया, तो उसमें कुछ साइंटिस्ट, फिर लोगों ने साइंस पे ध्यान न देना बंद कर दिया होगा, तो उसमें कुछ एक ग्रुप वैज्ञानिकों का, वैज्ञानिक थे, भाषा विज्ञानी थे, उसमें संगीत शास्त्री, उन्होंने मिलके कुछ रिसर्च की। उन्होंने पता किया उन्हें कि शरीर में जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो संकेतन होता है उसका आधार फ्रीक्वेंसी है। ये मेजर, लेकिन इसमें फिर काम हो गया, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी आज तय करती है, और ये अगर आप उसको स्थानीय स्तर पर पॉलिटी को, राजव्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को लागू नहीं कर सकेंगे, तो ये रिसर्चेस की दिशा भी वैसी नहीं होगी जो जन कल्याण में होती है। एक आखिरी बात कह के, धर्मपाल जी ये मानते थे मतलब उसका साक्ष्य था उनके पास, उसके आधार थे कि ये जो यूरो केंद्रित विश्व व्यवस्था है, इसमें एक स्थानीय स्तर की राजनीतिक व्यवस्था जैसी कि गांधी जी की परिकल्पना थी, उसका बनाया जाना, उसका तैयार किया जाना बहुत मुश्किल है। जब तक हम यूरो सेंट्रिक यानी यूरो केंद्रित, यूरो अमेरिकी केंद्रित विश्व व्यवस्था रहेंगे, तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा कि हम एक देश में भी बड़ा परिवर्तन कर सकें, कम से कम राजनीतिक व्यवस्था। हम करते क्या है, हम तो ग्रीको रोमन स्टेट, ग्रीको क्रिश्चियन स्टेट बनाते हैं और उस पर किसी एक जाति के या एक समुदाय के कब्जे को उस नाम से बना देते हैं। जैसे इस्लामिक स्टेट है, ये फलाना स्टेट है। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है, क्योंकि स्टेट प्रक्रियाएं होती हैं, पॉलिटी, राजनीतिक व्यवस्था प्रक्रियाएं हुआ करती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। बहरहाल धर्मपाल जी के मन में ये था अंतिम दिनों में कि कुछ दुनिया में क्या वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाएं, गैर यूरो केंद्रित व्यवस्थाएं भी रही कि नहीं रही। दूसरे शब्दों में यूरोप का ये दावा कि यूरोप के केंद्रीय हो जाने के बाद ही दुनिया में पहली विश्व व्यवस्था बनी है, इसको धर्मपाल जी प्रश्नांकित कर रहे थे। और इसके चलते
उन्होंने एक गैविन मैंजीज की किताब का कुछ हवाला दिया और उन्होंने कहा कि साहब चीन में एक समय में ये हालत थी कि बड़े जहाजी बेड़े चीन से निकल के और कालीकट में 317 हुए थे वो पहली बार वो अमेरिका तक चीन गया है। यानी ये यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर की खोज नहीं थी कि अमेरिका एक तरह से अमेरिका तक पहुंचा जा सका इस यहाँ के लोगों द्वारा। ये चीन ने पहले कर दिया था पहली बार। दूसरी बात जो धर्मपाल जी ने नहीं कही लेकिन आगे आप देख सकते हैं, एक मैक्सिकन लेखक हुआ है, बड़ा महत्व का लेखक है, ऑक्टावियो पाज उसका नाम है। बहुत ही भारत के बारे में उसने बहुत ही बढ़िया लिखा है। उसने भारत की जातियों के बारे में बहुत अच्छा लिखा है, अलग लिखा है। नहीं तो हम तो जातियों को, जैसे कि वो फ्रेंच स्कॉलर्स ने लिखा, यही मान के चलते हैं कि भाई ये तो उत्पीड़न का सब आधार है वगैरह, लेकिन उसने बहुत अच्छा भी लिखा है। उसी की एक किताब है लेबरिंथ ऑफ सॉलिट्यूड, उसमें उसने मैक्सिको में कुछ ऐसे गांव जो कि वहाँ की स्पेनिश विजय के पहले की चर्चा करते हुए उसने कहा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे गांव थे जिनको कैलकुली कहते थे, जिनमें जमीन जो होती थी वो गांव की होती थी, जो व्यक्ति की नहीं होती थी जमीन। अगर आप ख्याल करें, और अगर वो उसमें अलग अलग जो परिवार हैं उनके लिए अलग अलग जगह दी जाती थी खेती के लिए, अलग अलग कुटुंबों, परिवार बड़े कुटुंबों को, बल्कि एक जगह को दी जाती, एक डिवाइड कर दिया आपने कि यहाँ के लोगों की ये जमीन, यहाँ के लोगों की ये जमीन, और उस जमीन पर जो लोग खेती नहीं करते थे तो वो धीरे धीरे उससे बेदखल हो जाते थे। अगर आप याद करें तो हमारे देश में भी धर्मपाल जी की काम में एक जगह है कि कुछ गांव हुआ करते थे हमारे यहाँ, जिनको हम समुदायन कहते थे, जिनमें गांव की जमीन पर पूरे समुदाय का अधिकार होता था और वो जमीन अलग अलग लोग अलग अलग जगह में खेती करते थे। और इसलिए क्या होता था कि जो उसमें फसल का वैषम्य होता था वो सुलझ जाता, एक साल आप यहाँ करेंगे, एक साल वहां करेंगे, ऐसे दुनिया भर में फैले हुए। लेकिन जैसे जैसे पूरी दुनिया में ये जो मॉडर्नेशन स्टेट या यूरोसेंट्रिक सभ्यता स्थापित होती चली गई, हमारे जो ये वैकल्पिक या जो ढंग थे पारंपरिक वो खत्म हो गए। मैं ये समझता हूँ कि धर्मपाल जी के लिए ये जो सभ्यता बोध है उनका, ये तमाम सब, ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर जब तक हम नहीं समझ पाएंगे या स्थापित करने की या उसके प्रति कुछ उसका शोध आदि नहीं करेंगे, बहुत कुछ बदलाव होने का नहीं है।